नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल श्री साहित्य संगम में आपका स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह चैप्टर नंबर 3। कवि का नाम कुंवर नारायण। तो देखते हैं इसका कवि परिचय। जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह है। आत्मजयी इसका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा ग्रंथ, मेरे साक्षात्कार, सामान्य ग्रंथ है। इसके प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। पहली कविता कविता के बहाने, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता एक बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है। बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वह सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। बहुत सारे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो। तो कहने का मतलब, कवि अपनी कविता के अंदर शब्दों के खेल के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से प्रकृति के जड़ यानी निर्जीव, चेतन यानी सजीव, अतीत का मतलब भूतकाल यानी जड़, चेतन, दृश्य, अदृश्य, हर प्रकार के पदार्थ तथा वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, समस्त कालों को अपनी कविता का विषय बना करके और उस पर कविता प्रस्तुत करता है। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। कथन और माध्यम यानी कविता का विषय वस्तु और माध्यम, इन दोनों के बीच में द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सरलता की बात कही है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर भैंस के लिए एक निश्चित खांचा होता है जहां पर उस भैंस को कसा जाता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्दों से जोड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती और सहूलियत के साथ हो जाता है। अब यह तो थी कविता का सार। अब पढ़ते हैं पहली कविता, कविता के बहाने। कवि का नाम है कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। शब्दार्थ है माने। माने का मतलब मायने या महत्व। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब इसका है भावार्थ। पहले इस पद्यांश में कवि ने कविता को चिड़िया की उड़ान के समान बताते हुए, उनसे उनकी तुलना करते हुए चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान को श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कवि कहता है कि जिस प्रकार से चिड़िया आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरती है, उसी प्रकार कवि भी कविता रचना के लिए कल्पनाओं की
उड़ानें भरता है और वह अपनी प्रतिभा के बल पर अनेक मनोरम कल्पनाएं प्रस्तुत करता है तथा उसके अनुसार भावनात्मक उड़ान भरता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। आगे कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान प्राकृतिक होती है और वह खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ती है, परंतु उसके हृदय में सूक्ष्म भावनाओं का समावेश नहीं होता है, इसलिए वह कविता की उड़ान से अपरिचित होती है। चिड़िया बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़ान भरकर आती जाती रहती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है, बहुत विस्तृत होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि, पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि के अंदर उड़ान भर लेती है। वे सारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की इस उड़ान को नहीं समझ पाती है। यानी चिड़िया या पक्षी की उड़ानें सीमित होती है, परंतु कविता का क्षेत्र असीमित होता है, वह देश और काल की सीमाओं से परे होता है। हमें इसका भाव सौंदर्य, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह भाव व्यक्त किया है कि चिड़िया की उड़ान व कविता की उड़ान दोनों में अंतर है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया अपने पंखों के सहारे आसमान में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ पाती है, परंतु कविता में कवि अपनी कल्पनाओं के पंख लगाकर कल्पनाओं की उड़ान भरता है और जिनकी कोई सीमा नहीं होती है। अपनी प्रतिभा के बल पर सृष्टि के कोने कोने की कल्पना कर लेता है। यानी कहते हैं कि जहां पहुंचता है रवि, जहां नहीं पहुंचता है रवि, वहां पहुंच जाते हैं कवि। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। और कविता में कवि कल्पना व मनोरंजन की असीमित ताकत प्रस्तुत करता है, जिसका प्रभाव युगों युगों तक रहता है। मानव की कई पीढ़ियां उनसे संदेश प्राप्त करती रहती है। अब अगला पद्यांश, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने। दूसरे पद्यांश में कवि ने कविता को फूलों के समान विकसित या खिलते हुए बताया, और कवि कहता है कि कविता इस प्रकार खिलती या विकसित होती है जिस प्रकार से फूल खिलते हैं। फूल की तरह कविता में भी नए नए रंग, भाव, सौंदर्य आ जाते हैं, परंतु फूलों की अपनी एक सीमा होती है, तो उस सीमा के बाद में फूल मुरझा कर गिर जाते हैं। उनकी सुगंध, उसकी महक, उनका वह रूप, सौंदर्य, वो आकर्षण उस समय तक ही रहता है। जब फूल की उम्र पूरी हो जाती है तो वो मुरझा कर गिर जाता है। वह फूल उस समय तक घर के बाहर भीतर इधर उधर अपने आसपास के वातावरण में सुगंध और सुषमा आकर्षण बिखेरता रहता है, परंतु वह इस कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल खिलने के बाद मुरझाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। इसलिए फूल का खिलना और सुगंध फैलाना एक सीमित प्रक्रिया होती है, और इसके विपरीत कविता घर, पहाड़, इधर इधर, हर जगह, हर समय, देश और काल की सीमाओं को त्याग कर अपने मनोरम भावों की सुगंध निरंतर बिखेरती रहती है। फूल कविता की सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाएगा। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की सीमा नहीं होती है। वह एक देश की सीमाओं को त्याग कर समूह से विश्व में रहने वाले इस मानव समुदाय को अपने भीतर के भाव, विचार और संदेशों के माध्यम से निरंतर उनका मनोरंजन करती रहती है, उनको निरंतर संदेश देती रहती है। अब है भाव सौंदर्य। कविता फूल की तरह कवि के मन की कल्पनाओं, भावों, विचारों को लेकर खिलती है, अर्थात विकसित होती है।
तथा देश व काल की सीमाओं को त्याग कर संपूर्ण संसार के मानव समुदाय में अपने संदेश की सुगंध बिखेरती रहती है। अब अगला अध्यांश, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। माने का मतलब मायना। अब है इसका भावार्थ। इसमें कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान होती है। कभी बच्चे के खेलों को देखकर शब्दों से खेलने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के द्वारा नए नए भाव और मनोरम कल्पनाओं के खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते, कभी अपने घर में जाते हैं तो घर के बाहर आते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का कोई भाव नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। बच्चों के खेल में कोई सीमा का बंधन नहीं होता है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल होता है। कवि अपने शब्दों के माध्यम से अपने हृदय के बाहरी संसार के तथा अपने पराये सभी घरों के मनुष्य समुदाय के मनोभावों को कल्पनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। वह सभी को समान मानकर समस्त प्रकार के भावों को वाणी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे आपस में खेलते हुए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं करते। वे घर बार और हर जगह पर प्रसन्न रहते हैं और लोगों का मनोरंजन अपनी क्रीड़ाओं से करते हैं। इसी प्रकार कविता में भी अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहता है तथा वह सभी के सुख दुख आदि को सामान्य रूप से अभिव्यक्त करती रहती है। कविता का भाव सौंदर्य। कविता को बच्चों को खेल की तरह बताते हुए ये भाव व्यक्त किया है कि बच्चे अपने पराये का भेद किए बिना सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करते हुए निस्वार्थ भाव से सबका मनोरंजन करते हैं। उसी प्रकार कविता भी बिना स्वार्थ संसार के समस्त पाठकों का मनोरंजन करती है और सबके लिए हितकारी होती है। अब देखते हैं संपूर्ण कविता का शिल्प सौंदर्य, यानी समस्त तीनों पर ध्यान एक ही समान होगा। शिल्प सौंदर्य कविता में तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों से युक्त खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और प्रवाह से परिपूर्ण है। शब्दावर्ती और वर्णावर्ती से भाषा में एक तुकात्मकता का गुण बिना मुरझाए महकने की माने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग भावों के अनुकूल हुआ है।